वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं साइंस के एक टॉपिक की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस का। कौन सा है आपका? परिसंचरण तंत्र। कौन सा है? परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो टॉपिक है ये आपका हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आप एसएससी का देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए व्यापम को, या फिर आप देख लीजिए आरआरबी को भी, किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, इस टॉपिक से आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं। आज हम इस टॉपिक की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक बड़ी रक्तवाहिका जो हृदय से शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाती है वो क्या कहलाती है? तो हृदय से जो शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाती हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको धमनियां बोला जाता है। धमनियां कौन सी वाहिकाएं होती हैं? धमनियां वो वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। कहाँ तक? अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। अब इसमें क्या दिया, इसमें क्या और पॉइंट दिए हैं वो भी हम देख लेते हैं कि नाड़ी किसको बोलते हैं। तो नाड़ी किसको बोलते हैं? हृदय की जो धड़कन होती है, क्या होती है? धड़कन। हृदय की जो धड़कन होती है, इससे धमनियों में जो मूवमेंट होता है, धमनियों में जो हलचल होती है, क्या होती है? धमनियों में हलचल होती है। उस हलचल को क्या बोला जाता है? नाड़ी बोला जाता है। उस हलचल को क्या बोलते हैं? हम नाड़ी बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त किस में बंद होता है? तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता कैसा है? जिसमें रक्त क्या होता है? हमेशा बंद भागों में बहता है। किस में? रक्त हमेशा बंद भागों में बहता है। और ये जो आपका परिसंचरण तंत्र होता है बंद प्रकार का, ये किस किस से मिलकर बना होता है? ये आपका रक्त से और वाहिकाओं से मिलकर बना रहता है। किस से मिलकर? ये रक्त और वाहिकाएं या फिर वाहिनियों से मिलकर बना होता है। जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है वो आपका वाहिनियों और रक्त से मिलकर बना रहता है। ये जो परिसंचरण तंत्र है ये किन किन में पाया जाता है? ये जनरली मनुष्यों में पाया जाता है, मेंढक में पाया जाता है, भेड़ बकरियों में और केंचुओं में भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है जेल प्रहरी में। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से जंतुओं के किस वर्ग में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करती है? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा जंतुओं का वर्ग है जिनका हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करती हैं? तो वो किसका हृदय होता है? वो होता है आपका मछलियों का। मछलियां जो होती हैं वो रक्त को किसके द्वारा पंप करती हैं? रक्त को गिल के द्वारा पंप करती हैं। किस में पंप किया जाता है? रक्त को मछलियों में गिल में पंप किया जाता है। और इनका जो आप हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है? 2 कक्षीय। मछलियों का जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है? मछलियों का हृदय आपका 2 कक्षीय होता है। और मनुष्यों का हृदय कितना होता है? जनरली स्तनधारियों का या फिर और पक्षियों का जो हृदय होता है वो कितने कक्षों में बटा होता है? ये 4 कक्षों में बटा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि फेफड़ों का आवरण क्या कहलाता है? फेफड़ों के आवरण को क्या बोला जाता है? तो फेफड़ों की अगर संरचना की बात करें तो इसकी जो रचना होती है वो किस प्रकार की होती है? ये शंकु के आकार की होती है। किस आकार की होती है? ये शंकु के आकार की होती है। और इसमें जो फेफड़ों को ढकने का जो आवरण होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्लूरा। फेफड़ों को ढकने का जो आवरण होता है उसको क्या बोला जाता है? प्लूरा बोला जाता है। और अगर इस आवरण में, फेफड़ों के आवरण में अगर कोई भी आपकी सूजन आ जाती है तो जो रोग होता है, सूजन आ जाती है तो जो रोग होता है उस रोग को क्या बोला जाता है? इसी से रिलेटेड वर्ड है। उस रोग को बोला जाता है प्लूरिस
क्या बोला जाता है उस रोग को? प्लूरिस बोला जाता है। और फेफड़े पर एक झिल्ली का भी आवरण होता है। क्या होता है? फेफड़े पर एक झिल्ली का भी आवरण होता है। उस झिल्ली के आवरण को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम। झिल्ली के आवरण को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फेफड़ों से आने वाले रक्त में किसकी मात्रा फेफड़ों में प्रवेश करने वाले रक्त की तुलना में अधिक होती है? तो फेफड़े क्या करते हैं? O2 को अवशोषित करते हैं और बाहर किसको निकालते हैं? ये CO2 को। किसको बाहर निकालते हैं? CO2 को। तो फेफड़ों से जो भी रक्त बाहर आएगा उसमें फेफड़े में प्रवेश करने वाले रक्त की तुलना में किसकी संख्या अधिक होगी? तो बाहर जो आएगा उसमें CO2 की मात्रा जो होगी वो अधिक होगी। और अंदर जो रक्त जाएगा फेफड़ों के अंदर उसमें किसकी मात्रा अधिक होगी? ऑक्सीजन यानी कि O2 की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है। किस पार्ट में प्रवेश करता है? ऑप्शन आपके दिए हैं, दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, दाएं निलय में या फिर बाएं निलय में। तो मनुष्य का हृदय की अगर साइज की अपन बात करें तो साइज इसका लगभग कितना होता है मनुष्य के हृदय का? ये आपका 12 सेंटीमीटर लंबा लगभग और 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लंबा होता है ये लगभग, 9 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी चौड़ाई लगभग होती है और 6 सेंटीमीटर जो है इसकी मोटाई रहती है। क्या होती है? 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई रहती है। ये लगभग साइज होता है किसका? मनुष्य के हृदय का। ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है जो मनुष्य का हृदय होता है? ये कितने कोष्ठों का बना होता है? ये 4 कोष्ठों का बना होता है। वो 4 कोष्ठ कौन से होते हैं? ये दाएं बाएं भाग में बटे रहते हैं। किस में बटे रहते हैं? दाएं और बाएं भाग में बटे रहते हैं। ये सही से शेप बनाना तो हमको नहीं आता, बट ये हमने इस तरीके से यहाँ पर एक हर्ट देख लिया और यहाँ पर ये किस में बटा हुआ है? ये 4 पार्टों में बटा है, जिसमें से ये जो बीच का आपकी पार्टीशन रहता है, ये जो पट रहता है, ये आपका पूरे में ऊपर से नीचे तक रहता है। एकदम जो पार्टीशन रहता है वो ऊपर से नीचे तक रहता है। और जो ऊपर के पार्ट हैं इनको क्या बोला जाता है? बाएं पार्ट को बोलेंगे ऊपर वाले को बायां आलिंद और दाएं पार्ट को बोलेंगे दायां आलिंद। इसी तरीके से नीचे वाले पार्ट को, बाएं पार्ट को बोलेंगे बायां निलय और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? दायां निलय। ये 4 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? आपके आलिंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊपर वाले आलिंद कहलाते हैं। और नीचे वाले क्या कहलाते हैं? नीचे वाले कहलाते हैं आपके निलय। क्या कहलाते हैं? नीचे वाले निलय कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि स्तनधारियों में जो आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो हृदय में किस में प्रवेश करता है? तो ये हृदय में आपका प्रवेश करेगा बाएं आलिंद में। इस वाले आपके पार्ट में सबसे पहले आपका ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होगा वो प्रवेश करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी रुधिर वाहिकाएं सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा ले जाती हैं? तो यूरिया की अधिक मात्राएं कौन ले जाती हैं? इनमें से यूरिया की अधिक मात्रा ले जाती हैं इनमें से आपकी यकृत सिरा। सिरा में क्या होता है? आपका विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है। तो जो यकृत सिरा होगी आपकी वो क्या हो जाएगी? यूरिया को अधिक मात्रा में ले जाएगी रक्त के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन दिया है कि प्रकुंचन यानी कि सिस्टोलिक और प्रसारक यानी कि डायस्टोलिक दाब का अंतर क्या होता है? तो दाब का जो अंतर होता है इसका प्रकुंचन और प्रसारक यानी कि सिस्टोलिक और डिस्टोलिक का, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है नाड़ी दाब। क्या बोला जाता है? इसको नाड़ी दाब बोला जाता है। और नाड़ी दाब हम बोलते किसको हैं? एक हम ये चीज भी देख लेते हैं। ये जो आपका रक्त होता है, क्या होता है? रक्त ये किस में बहता है? ये वाहिनियों में बहता है। किस में बहता है? रक्त वाहिनियों में बहता है। और ये रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जो प्रेशर डालता है, क्या डालता है? कोई दाब डालता है वाहिनियों की दीवारों पर। इस दाब को क्या बोला जाता है? इसी दाब को बोला जाता है नाड़ी दाब। किसको बोला जाता है?
ये वाहिनियों की दीवारों पर जो दाब डाला जाता है किसके द्वारा? रक्त द्वारा। किसके द्वारा? रक्त द्वारा। वाहिनियों की दीवारों पर जो दाब डाला जाता है उसको क्या बोला जाता है? नाड़ी दाब बोला जाता है। और सिस्टोलिक और डिस्टोलिक ये किसका ये कि इसमें किसको अभिव्यक्त किया जाता है? तो इसमें बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को आपका इसमें दिखाया जाता है। ये जो रक्तचाप होता है ये आपका कितना लगभग होता है? 120 और 80 होती है इसकी लिमिट। एक जनरल जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120 और 80। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि हृदय का जो ऊपरी 2 कोष्ठ रहते हैं ये क्या कहलाते हैं और नीचे के जो 2 कोष्ठ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभी पिछले 2 क्वेश्चन पहले हमने अभी पढ़ा हुआ है कि इस तरीके से आपका हृदय कोई होता है, इसमें ये 2 पार्ट रहते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट आपके क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऊपर वाले पार्ट? आलिंद कहलाते हैं। और नीचे के 2 पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट आपके क्या कहलाएंगे? निलय कहलाएंगे। आलिंद को हम और क्या भी बोल सकते हैं? आलिंद को हम परिकोष्ठ भी बोल सकते हैं। आलिंद को क्या और बोल सकते हैं? आलिंद को परिकोष्ठ भी बोल सकते हैं। तो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हृदय के जो 2 ऊपरी कोष्ठ होते हैं इनको परिकोष्ठ बोला जाता है और नीचे के 2 कोष्ठ होते हैं उनको निलय बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि फुटबॉल खेलने के बाद रामू को थकान महसूस हुई और वो तेजी से सांस लेने लगा। इसका क्या संभव वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं? अगर किसी भी व्यक्ति को थकान महसूस हुई है और वो तेजी से सांस लेने लगा तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसके शरीर में जो भी ऊर्जा थी, क्या थी? उसके शरीर में जो भी एनर्जी थी वो कम होने लगी है। क्या होने लगी है? एनर्जी कम होने लगी है और O2 की मात्रा भी क्या होने लगी है? कम होने लगी है। मतलब जो ऑक्सीजन है वो शरीर को पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। इसके कारण क्या है? थकान महसूस हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मतलब तेजी से कोई भी व्यक्ति सांस ले रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 दिया है कि भोजन जो उसने ग्रहण किया था वो खत्म हो गया हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया है कि रक्त संचरण पर्याप्त नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो है वो दिया है कि ऊर्जा निर्माण के लिए जो ऑक्सीजन थी उसकी आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, तो ये आंसर क्या होगा आपका? राइट होगा। क्योंकि सांस लेने में दिक्कत कब होगी? जब हमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अगला जो ऑप्शन है वो क्या पूछता है कि पसीने के द्वारा उसने बहुत सा पानी खो दिया, तो इस भी लाइन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। जो राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कि जो ऊर्जा निर्माण के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी वो वहां पर पर्याप्त नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि हृदय धमनियों को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा एक प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। इसमें श्रोषिका नली और क्या होते हैं? अच्छा, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर उनके गले में एक कोई उपकरण टाइप का डला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है स्टेथोस्कोप। क्या बोला जाता है? स्टेथोस्कोप उसको बोला जाता है। उसमें क्या होता है? कान में लगाने के लिए आपकी क्या रहती हैं? श्रोषिकाएं रहती हैं। कान में लगाने के लिए श्रोषिकाएं रहती हैं। एक नली होती है और एक गोल टाइप का एक पार्ट रहता है जो आपका नली से जुड़ा होता है। ये इस तरीके से ये कान में लगाने के लिए होते हैं। तो इस पार्ट को क्या बोला जाता है? इस पार्ट को जनरली वो हमारे कहाँ पर लगा के देखते हैं? वो चेस्ट पे लगा के, सीने पे लगा के देखते हैं। तो ये पार्ट क्या बोला जाएगा? ये पार्ट बोला जाएगा आपका चेस्ट पीस। क्या बोला जाएगा? ये पार्ट चेस्ट पीस। और वो उपकरण क्या बोला जाएगा? स्टेथोस्कोप। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि हृदय धमनी को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। और इसमें जो तीसरा आपका पार्ट होता है वो क्या होता है? चेस्ट पीस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि हृदय के जो ग्राही कक्ष होते हैं वो कौन से होते हैं? हृदय के जो ग्राही कक्ष होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन है दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां निलय, या फिर बायां निलय और दायां निलय।
तो जो आपके ग्राही कक्ष होंगे वो कौन से हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा दायां आलिंद और बायां आलिंद। यहाँ पर इस तरीके से आपका ये हर्ट है, हृदय है, इसमें यहाँ जो बीच में ये यहाँ पर बीच में जो पार्टीशन रहता है, यहाँ पर गेट टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, ये गेट टाइप के होते हैं। तो ये ऊपर से जो ब्लड आता है उसको जाने तो दे देते हैं, लेकिन यहाँ से वापस नहीं होने देते। क्या होते हैं, यहाँ से ये वापस नहीं होने देते। दोनों जगह पर यही चीज होती है। इन पार्टों को क्या बोला जाता है, अच्छा बायां जो पार्ट है, बाएं पार्ट को क्या बोला जाएगा, बाएं पार्ट को बोला जाएगा बायां आलिंद निलय का पार्ट, और दाएं पार्ट को क्या बोला जाएगा, दायां आलिंद निलय का पार्ट। तो ये दोनों क्या होंगे आपके, दायां आलिंद और बायां आलिंद होंगे हृदय के ग्राही कक्ष। क्या हो जाएंगे, ग्राही कक्ष हो जाएंगे। क्योंकि ग्राही कक्ष क्यों कहलाएंगे, क्योंकि जो आलिंद हैं यहाँ से आपका रक्त होता है वो निलय तक चला तो जाता है, लेकिन निलय से वापस यहाँ पर लौट कर नहीं आ पाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ कि निम्न में से कौन सा दांतों का युग्म भोजन को चबाने और पोषण करने में मदद करता है। तो इनमें से कौन सा दांतों का युग्म है जो चबाने और पोषण करने में मदद करेगा, तो ये होगा आपका चबरडक और अग्र चबरडक। कौन सा होगा, चबरडक और अग्र चबरडक। ये जो दोनों का आपका युग्म है, ये क्या करेंगे, हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को क्या करेंगे, पोषण में ये परिवर्तित करेंगे और उनको चबाने का काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा लुईस वास्खनस्की पर प्रथम मानवीय हृदय ट्रांसप्लांट शल्य चिकित्सा किस वर्ष की गई थी। तो डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा जो सर्जरी करी गई थी किसकी, हृदय ट्रांसप्लांट की, हार्ट ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी करी गई थी, ये कब करी गई थी, ये की गई थी 1967 में। 1967 में सर्जरी की गई थी पहली कौन सी, हार्ट ट्रांसप्लांट की, यानी कि हृदय ट्रांसप्लांट की पहली आपकी सर्जरी की गई थी। किसमें, मानवों में। मानवी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मानवों में पहली हृदय ट्रांसप्लांट की सर्जरी करी गई थी 1967 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि यदि स्ट्रोक परिमाण 70 मिली व हृदय दर 72 स्पंद पर मिनट है, तो हृदय आउटपुट यानी कि कार्डियक आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं तो हमें क्या निकालना है, हमें हार्ट आउटपुट यानी कि हृदय आउटपुट निकालना है। ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है आपके स्ट्रोक और हृदय दर के मल्टीप्लाई के बराबर। स्ट्रोक और हृदय दर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो स्ट्रोक आपका कितना दिया है, 70 दिया है, और हृदय दर कितनी दी है, 72 दी है। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 5040। और जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यहाँ पर किस में है, मिलीलीटर में, तो ml यहाँ लिख देंगे, और ये 72 स्पंद पर मिनट दिया है, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ml पर मिनट। आंसर किस में आएगा आपका 5040 ml पर मिनट में। तो ये आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5040 मिलीलीटर पर मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका भी आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5040 मिली पर मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट किसको मापता है। क्या पूछा है कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट ये किसको मापता है, तो ये नापता है आपके पेशीय पंप को। किसको मापता है, ये पेशीय पंप को मापता है। ये हृदय की क्रियाशीलता को मापने का एक तरीका है। किसको मापने का, हृदय की क्रियाशीलता को मापने का एक तरीका है। क्या, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट। किसको मापता है, ये पेशीय पंप को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर कि रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है। रक्त
फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो फेफड़ों से हृदय में रक्त प्रवेश करेगा फुफ्फुसीय सिरा द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुसीय सिरा द्वारा प्रवेश करेगा। ये फुफ्फुसी जो सिरा होती है ये क्या करती हैं? शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं। क्या करती हैं? शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं। जनरली क्या होती हैं? आपकी जो धमनियां होती हैं ये ले जाती हैं शुद्ध रक्त को, यानी कि प्योर ब्लड को, और जो आपकी सिराएं होती हैं, जो सिरा होती हैं वो किसको ले जाती हैं? इम्प्योर ब्लड को, यानी कि अशुद्ध रक्त को सिराएं ले जाती हैं, और धमनियां किसको ले जाती हैं? प्योर ब्लड को। लेकिन जो फुफ्फुसी आपकी सिरा होती है ये एकमात्र सिरा है जो किसको लेकर जाती है? शुद्ध रक्त को। ये फुफ्फुसी सिरा एकमात्र ऐसी कौन सी सिरा है जो किसको लेकर जाती है? शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो ये प्रवेश करता है आपका फुफ्फुसीय सिरा द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि रक्त का पंपिंग स्टेशन क्या है? तो रक्त कहाँ पर पंप होता है? रक्त हमें पता है हृदय में पंप होता है, तो रक्त का जो पंपिंग स्टेशन होगा वो क्या होगा? आपका हृदय होगा। हृदय क्या करता है? शरीर के अन्य भागों में जो भी आपका ब्लड वहां से मूव होकर आता है वो क्या हो जाता है? आपका इम्प्योर हो जाता है। आपका रक्त क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो उसको पंप करके ये क्या करता है? ये कर देता है शुद्ध। पंप करके रक्त को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है कि एक पट्टी पर स्थित एक जल की बूंद पट्टी की बारीक सिराओं का आवर्तित प्रतिबिंब बनाती है। ये किसके कारण होता है? तो जो भी प्रतिबिंब बनता है वो किसके कारण बनता है? वो बनता है आपका अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होता है? एक पट्टी पर स्थित जल की बूंद पट्टी की बारीक सिराओं का आवर्तित प्रतिबिंब बना देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपवर्तन के कारण ये प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है अगला? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है कि हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं। कौन? हृदय, धमनियां और सिराएं एक साथ काम करती हैं। ये जो संगठन है ये किस स्तर का उदाहरण है? ये जो संगठन है ये किस स्तर का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है हमारी अंग प्रणाली का। किसका उदाहरण है? अंग प्रणाली का उदाहरण है, जहां पर हृदय, धमनियां और सिराएं एक साथ काम करेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि हृदय किससे बना होता है? हृदय किससे बना होता है? तो हृदय आपका बना होता है पेशीय ऊतक से। किससे बना होता है? पेशी ऊतक से आपका हृदय बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो विऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली सिरा कौन सी है? विऑक्सीजनित मतलब बिना ऑक्सीजन के। कौन सी? बिना ऑक्सीजन के, यानी कि अशुद्ध। बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन सा होगा? बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा अशुद्ध। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि अशुद्ध रक्त कौन सी सिरा परिवहन नहीं करती है? तो वो सिरा आपका अशुद्ध रक्त परिवहन नहीं करती है फुफ्फुस सिरा, क्योंकि फुफ्फुस सिरा में कौन सा रक्त बहता है? यहाँ पर जो रक्त बहता है वो होता है आपका शुद्ध रक्त। फुफ्फुस सिरा में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका कि विऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली जो सिरा है वो कौन सी हो जाएगी? आपकी फुफ्फुस सिरा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि निम्न में से किस एक रक्त वाहिका में केवल विऑक्सीजनित रुधिर होता है? तो जो फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस ध्वनि जो आपकी होती है वो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से किस एक रक्त वाहिका में केवल विऑक्सीजनित रुधिर होता है? तो वो विऑक्सीजनित रुधिर किस में होता है? बिना ऑक्सीजन के जो रुधिर होता है वो किस में होता है? वो होता है आपके फुफ्फुस सिरा में। किस में होता है? वो होता है आपके फुफ्फुस सिरा। अच्छा यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा
कंफ्यूजन था, क्या था क्वेश्चन में? जो आपका विओक्स जनित रुधिर होता है ये किस में बहता है? तो ये आपका बहता है फुफ्फुस धमनी में। जनरली धमनियों में कौन सा ब्लड होता है? जनरली धमनियों में होता है आपका शुद्ध रक्त। कौन सा होता है? शुद्ध रक्त होता है। लेकिन एक फुफ्फुस ध्वनि ऐसी, फुफ्फुस जो धमनी होती है इसमें कौन सा होता है आपका? अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा होता है? अशुद्ध रक्त। यानी कि विओक्स जनित, यानी कि जिस रक्त में CO2 मिला होता है तो ये किस में मूव होता है? ये आपका धमनियों में, धमनी में, यानी कि फुफ्फुस धमनी में होता है। फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी जो होती है वो आपकी पल्मोनरी, जो आपकी वेन होती है और पल्मोनरी आर्टरी दोनों अपोजिट होती हैं, क्योंकि सिराओं में ज़्यादातर क्या होता है? सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस सिरा होती है उसमें शुद्ध बहता है। और धमनियों में जनरली क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें कौन सा रक्त बहता है? यहाँ पर अशुद्ध रक्त बहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य में जो सामान्य रक्तचाप होता है वो आपका कौन सा होता है? मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य में सामान्य रक्तचाप की जो लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है 120 और लोअर लिमिट क्या हो जाती है? 80। लोअर लिमिट क्या हो जाती है? 80। इसको क्या बोला जाता है? इसको सिस्टोलिक बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? इसको डिस्टोलिक बोला जाता है। तो ये जो आपका आंसर होगा ये क्या हो जाएगा आपका? 120/80 मिलीमीटर। चलिए आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि विओक्स जनित रुधिर परिवहन न करने वाली सिरा क्या है? तो ये क्वेश्चन भी अभी पीछे पूछा हुआ है। तो विओक्स जनित रुधिर यानी कि CO2 जिस भी रक्त में मिला होता है वो कौन सी सिरा परिवहन नहीं करती है? तो वो कौन सी परिवहन नहीं करती है? सिरा, फुफ्फुस सिरा परिवहन नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी अभी पीछे पड़ा हुआ है। हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण कब करा गया था? ये प्रथम प्रत्यारोपण किया गया था 1967 में। कब? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर 1967 को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किया गया था। ये प्रत्यारोपण किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो ये दो क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर अपोजिट मैच कर गए। वहां उस क्वेश्चन में आपको नाम पूछा था और आपसे सन पूछा हुआ था, नाम दिया हुआ था और सन पूछा था। और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? प्रथम प्रत्यारोपण किनके द्वारा किया गया है उनका नाम पूछ लिया है। तो नाम हमने यहाँ पर बता दिया। नाम किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा करा गया था। और ये कब किया गया था? ये 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। चलिए दो क्वेश्चन यहाँ पर और हम आंसर बता देते हैं इनके। ये हुआ कहाँ पर था? पहला प्रत्यारोपण ये हुआ था आपका केप टाउन में। कहाँ पर हुआ था? ये केप टाउन में हुआ था ये ऑपरेशन, जिसमें एक 25 वर्षीय महिला थी जिसका हृदय किसको लगाया गया था? 53 वर्षीय एक आदमी को, लेविस वांस्की को। किसको लगाया गया था? लेविस वांस्की को। 53 वर्षीय आदमी था, इसको 25 वर्षीय महिला का हृदय ट्रांसप्लांट किया गया था। इनका नाम क्या था? जो महिला थी 25 वर्षीय, इनका नाम था डेनिस डार्वेल। क्या था इसका नाम? डेनिस डार्वेल इसका नाम था। और जो जिसको प्रत्यारोपित किया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लेविस वांस्की। क्या था? लेविस वांस्की इसका नाम था। ये कब प्रत्यारोपण किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को। तो यहाँ पर देखिए आपके 4 क्वेश्चन यहाँ कवर हो गए। ये आपका एक क्वेश्चन पूछा, अगर सन पूछा जाता है तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा आपका। किसके द्वारा करा गया था? उसका आंसर आपका हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। कहाँ किया गया था? केप टाउन में किया गया था। ये क्वेश्चन अगला है। हृदय दिया किसने था? डेनिस डार्वेल द्वारा दिया गया था। और किसको ट्रांसप्लांट किया गया था? लेविस वांस्की को ट्रांसप्लांट किया गया था। तो देखिए 5 क्वेश्चन आपके यहाँ एक ही क्वेश्चन में कवर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर?
क्वेश्चन है कि एक वयस्क का जो हृदय है प्रति मिनट में औसतन कितनी बार स्पंदन करता है। तो वयस्क का हृदय प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है, ये करता है आपका लगभग 72 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्या दिया है आपका कि मछली के हृदय में कच्छों की संख्या कितनी होती है। तो ये इसका आंसर भी हमने लगभग आपको पिछले दूसरे तीसरे नंबर के क्वेश्चन में ही बताया था कि मछली के हृदय में जो कच्छों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। और जो स्तनधारी होते हैं उनमें हृदय की जो संख्या होती है, हृदय में कच्छों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। मछलियों में कितनी होती है, 2 होती है। जिसमें से पार्ट कौन कौन से होते हैं, पार्ट होते हैं आपके आलिंद। पार्ट कौन कौन से होते हैं, आलिंद और निलय। दो ही पार्ट इसमें होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आलिंद और निलय। लेकिन यहाँ पर दाएं बाएं में कोई भी डिवाइड नहीं होता है। क्या होता है, दाएं बाएं में कोई भी डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं। कौन से, आलिंद और निलय होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कौन सा होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है आपका सेरेब्रम। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है। ये मस्तिष्क का लगभग कितना % होता है, ये 70% होता है। पूरे मस्तिष्क का सेरेब्रम अकेला ही कितना पार्ट होता है, लगभग 70% होता है। और ये किस मस्तिष्क का पार्ट होता है, ये आपका होता है अग्र मस्तिष्क का। किसका होता है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। ये इसके द्वारा, सेरेब्रम द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है, इसके द्वारा हमारी जो भावनात्मक क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, भावनात्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि याददाश्त होती है, भूख प्यास होती है, ये सारी किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, ये कंट्रोल होती हैं सेरेब्रम द्वारा। किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, सेरेब्रम द्वारा कंट्रोल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव का हृदय कितने खंडों में विभाजित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम सभी को पता है, कितने खंडों में विभाजित होता है, 4 खंडों में। वो 4 खंड कौन से होते हैं, 2 होते हैं आपके आलिंद और 2 होते हैं निलय। आलिंद कौन कौन से होते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। और निलय भी आपके कौन कौन से हो जाएंगे, इधर बायां निलय और दायां निलय। तो ये जनरली जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं किस टॉपिक से, परिसंचरण तंत्र से, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन आपके लिए हुए हैं। और भी क्वेश्चन इस टॉपिक के अभी आगे और लेकर आएंगे। तो जब तक ये जो क्वेश्चन है आपके जनरली एग्जाम पेपर में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से पढ़िए आप इन क्वेश्चंस को। जरूर ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होंगे आगे आने वाले पेपर के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ लाइट एजुकेशन पर और जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।